नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हमारी क्लासेस चल रही थी, तो हमने पिछली 3 क्लासेस में काफ़ी अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज दोस्तों, जैसा कि हमने थर्ड क्लास में अपना एक कंटिन्यूएशन में कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनको कवर किया था, तो आज एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको आज कवर अप करते हैं। और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की और जीएस की सटीक और निशुल्क जानकारी पहुंचाई जा सके। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सबके लिए जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I2U2 समिट हुई है अभी। ठीक है दोस्तों, आप इसका नाम जान लीजिए अच्छी तरीके से। इस समिट का नाम है I2U2 समिट 2022। ठीक है, ये समिट फर्स्ट टाइम हुई है अभी। ठीक है, 4 देशों का दोस्तों ये ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की, उन्होंने भी हिस्सा लिया, वर्चुअली हिस्सा लिया था। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशंस, इस मीटिंग में वर्चुअली इकट्ठा हुए थे। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि इस ग्रुप का मेंबर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा देश नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द I2U2 समिट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा देश ऐसा है दोस्तों जो I2U2 ग्रुप का मेंबर नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जाकर के इसका आंसर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, इसके साथ में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी शेयर करूंगा आपके साथ में। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमें 4th क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में सीखना है दोस्तों। पहले तो ये हमें ये जान लेना ज़रूरी है दोस्तों कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। इसके बारे में हम चर्चा हालांकि पहले कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए एक बार छोटा सा इसका रिविजन दे दूं कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सवाल पूछने वाला सेंटेंस, क्वेश्चन पुट अप करने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो दोस्तों आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ सवाल पुट अप कर रहा है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सर ये 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों 2 तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है जिसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है WH वर्ड वाला क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों, 2 तरीके से आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। या तो आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसके स्टार्टिंग में एक ऑक्सिलरी वर्ब लगी हो। ठीक है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे इज ही एट होम, आप किसी के घर गए, वहां पर उनका कोई परिवार वाला मिला और आपने पूछा इज अजय एट होम, क्या अजय घर पर है? आपने सवाल पूछा ना। ठीक है, या आप ये पूछ सकते हो इज एनी वन एट होम, क्या कोई घर पर है? तो आपने क्या किया दोस्तों, एक ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल किया। इज आपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया और अपना सवाल पूछ लिया। तो इस तरीके से अगर आप किसी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हुए अपना क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन, या फिर इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। कारण जब कभी आप ऑक्सिलरी वर्ब से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसका आंसर आपको यस या नो में ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप पूछें कि इस अजय एट होम, तो या तो वो नौकर या उनके अजय का परिवार वाला बताएगा कि हाँ जी वो घर पर है या नहीं है। भाई आदमी या तो घर पर है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकता नहीं जी वो दरवाजे के बीच में लटके हुए हैं, ना तो घर पर हैं ना घर के बाहर हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा, एक ही जवाब मिलता है। ठीक है,
तो इसलिए इसको कहा दिया जाता है दोस्तों यस नो क्वेश्चन भी कह देते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन कह देते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो दोस्तों ये होती है। दूसरी कैटेगरी होती है WH वर्ड वाले क्वेश्चंस, जैसे हु इज मेकिंग अ नॉइस, कौन शोर मचा रहा है। तो इनका जवाब आपको यस नो में नहीं मिलता है, इनका जवाब कोई स्पेसिफिक आंसर होता है कि सर सुमित शोर मचा रहा है, या दिनेश शोर मचा रहा है, या राधा शोर मचा रही है, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, तो यहाँ पर भी आप यस नो नहीं कह सकते। सपोज आपसे आपके टीचर पूछते हैं कि व्हाट इज योर एज और आप कहें यस, तो मास्टर कहेंगे अरे यार पागल आदमी है, आपको अपनी एज बतानी है, अपना नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, उसका आंसर आप कहें नो, तो थोड़ा अटपटा लगेगा और हो सकता है शायद आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठ जाए। तो आपको इनका जवाब दोस्तों स्पेसिफिक देना पड़ता है, वो यस नो में नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हु से स्टार्ट हो सकते हैं, विच, हाउ, वेयर, हुम, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस। तो हमें दोस्तों दोनों ही तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना सीखना है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब या यस नो वाला क्वेश्चन है तो पैसिव कैसे बनाया जाएगा, अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा। इसके आगे भी फिर कुछ और स्पेशल केसेस हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं या यस नो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे हैज ही रिटन ए पोयम, क्या उसने पोयम लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हैज ही रिटन ए पोयम, देख रहे हैं आप एक ऑक्सिलरी वर्ब हैज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इस तरह के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इनको आप किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं समझिएगा। इसके लिए सबसे पहला नियम क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इनटू एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अब सर ये सवाल है हैज ही रिटन ए पोयम, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ही हैज रिटन ए पोयम। दोस्तों ये मत समझना कि मैंने इसका पैसिव बना दिया, नहीं, अभी पैसिव नहीं बना है, अभी मैंने केवल एक क्वेश्चन को असर्टिव सेंटेंस में बदला है। ये हमारा पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो आपको असर्टिव सेंटेंस अब आपने बना लिया इसको पैसिव में बदल दीजिए। तो ही हैज रिटन ए पोयम, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, ए पोयम हैज बीन रिटन बाई हिम, ठीक है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। सेकंड स्टेप, जो स्टेप 1 में आपने असर्टिव सेंटेंस बनाया, सिंपल सेंटेंस बनाया, उसका पैसिव बना दीजिए, ठीक है। ये हम सीख चुके हैं अपनी पहली वीडियो में और सेकंड वीडियो में, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या कहता है, जो आपने पैसिव बनाया है इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसे उठा करके सब्जेक्ट के आगे ले जाइए। ऑक्सिलरी वर्ब सर ये, ठीक है, हैज अ पोयम बीन रिटन बाई हिम, ठीक है। ये दोस्तों थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप यहां पर पूरा नहीं हुआ है। पूरा कब होगा सर, पंक्चुएशन मार्क तो लगाइए। पंक्चुएशन मार्क दोस्तों क्या लगेगा, सेंटेंस अब आपका क्या बन गया है, सेंटेंस अब आपका बन गया है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है, हैज अ पोयम बीन रिटन बाय हिम, तो अब ये क्वेश्चन मार्क लगेगा दोस्तों। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी क्रोनोलॉजी है, आप ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन को पैसिव में कैसे बनाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जो भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन दिया है, यस नो वाला क्वेश्चन दिया है, उसको पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। उसको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल दीजिए, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस में, उसको क्वेश्चन मत छोड़िए, उसको
सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद में इसका पैसिव बना दीजिए। पैसिव बना दिया आपने, ए पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम। पैसिव बनाने के बाद में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिली है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के स्टार्ट पहले लगा दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट के हमने पहले लगा दिया। अब सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, अब पोयम, इसके पहले ले आइए, हैज को आगे ले आइए, हैज ए पोयम बीन रिटन बाई हिम। और अब दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया है, क्यों, क्योंकि आपने फिर से क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में लगा दिया ना, तो अब ये फिर से क्वेश्चन बन गया है, और क्वेश्चन बन गया तो सर क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है सर, इसको सिंपल सेंटेंस में बदल दीजिए। तो पहला स्टेप, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सिंपल सेंटेंस, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, सिंपल सेंटेंस में बदल दिया सर। और अब क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस में बदल दिया सर, तो फुल स्टॉप लगेगा, अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। सेंटेंस को ध्यान से देखना है, ये तो सर सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसमें फुल स्टॉप लगेगा। अब इसको सेकंड स्टेप पैसिव में बदल दीजिए। सिंपल सेंटेंस को पैसिव में बदलना आपको आता है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। यहां तक कहानी क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ रहा होगा। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। दूसरा स्टेप बन गया सर, पैसिव बन गया। अब पैसिव को क्वेश्चन में बदलना है वापस। कैसे करेंगे सर, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब इज, इसको उठा करके पहले लगा दीजिए, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये इसमें जो लास्ट स्टेप है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया है, तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। तो अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि जो हमारा सब एक्टिव में सेंटेंस था, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, वहां पर आर ऑक्सिलरी वर्ब लग रही थी, लेकिन जब पैसिव बना तो इज लग रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट अब है, यानी कि पैसिव में जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है दोस्तों, वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए सर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस को दोस्तों पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर इतना लंबा प्रोसेस है। आप जैसे ही 10-15 एग्जाम्पल दोस्तों इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में आपको 3 बार ये तीनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ ध्यान में आने लगेगी कि किस तरीके से अब ये सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना बेहतर होता चला जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं सर मेरे को हमको एग्जाम में भी इस तरीके से 3-3 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे ही मैं आपको विश्वास दिलाता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे 15-20 एग्जाम्पल जहां आपने किए, उसके बाद में आपकी स्पीड बनेगी और आप डायरेक्टली सीधे यहां देख करके यहां पहुंचोगे, ठीक है। इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चंस की। जो WH वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे या हु इज प्लेइंग क्रिकेट,
तो अब दोस्तों देखिए, ये आपके सामने एक WH वर्ड वाला क्वेश्चन है। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज बीटिंग यू, हु इज मेकिंग अ नॉइस, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, और व्हाट आर यू राइटिंग, इज इट क्लियर। तो इस तरीके के दोस्तों जो भी सेंटेंस हैं जिनमें आप WH से शुरू होने वाला सब्जेक्ट लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, WH वर्ड वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक है। और इनका भी पैसिव बनाना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने की दोस्तों जो कला है, उस कला में वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब वाले जो अपने सेंटेंसेस हैं उनमें सीखी है। बस उसमें क्या होगा, एक स्टेप स्टार्टिंग में जुड़ जाएगा, एक स्टेप लास्ट में जुड़ जाएगा। समझते हैं कैसे, किस तरीके से हम WH वर्ड वाले क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट डज ही क्वेश्चन हमने ले लिया, व्हाट डज शी टीच द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को क्या पढ़ाती है। व्हाट डज शी टीच द चिल्ड्रन, या व्हाई डज भी लगा सकते हो, ठीक है। व्हाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, कि वो बच्चों को क्यों पढ़ाती है, ठीक है। अब दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि इसका WH वर्ड गायब कर दीजिए, ठीक है। WH वर्ड को ओमिट कर दीजिए, भूल जाइए कि थोड़ी देर के लिए कि यहां पर WH वर्ड है भी या नहीं। क्या हो जाएगा, डज शी टीच द चिल्ड्रन। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, क्या वो बच्चों को पढ़ाती है, क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसा बन गया दोस्तों, WH वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये क्या रह गया, ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन रह गया, ठीक है। डज शी टीच द चिल्ड्रन। दूसरा स्टेप जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब वाले में सीखा, क्या सीखा, इसको सर सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। क्या क्या वो बच्चों को पढ़ाती है, इसका सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी टीचेस द चिल्ड्रन, शी टीचेस द चिल्ड्रन, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब सर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या सीखा था हमने, ऑक्सिलरी वर्ब वाले में सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद में उसका पैसिव बना दीजिए, शी टीचेस द चिल्ड्रन आर टॉट बाई हर, द चिल्ड्रन आर टॉट बाई हर, पैसिव बना दिया। इसके बाद में क्या सीखा था, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन बनाइए उसको वापस। क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दीजिए, आर द चिल्ड्रन, आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। अब दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा सर, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन गया है ऑक्सिलरी वर्ब वाला। और अब सर इसका लास्ट स्टेप, सर ये फोर्थ था, और फोर्थ के बाद में पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या करना है, जो काम आपने फर्स्ट स्टेप में किया था उसका रिवर्स। फर्स्ट में क्या किया था, वाई को गायब कर दिया था ना, WH वर्ड को गायब कर दिया था, उस WH वर्ड को वापस लगा दीजिए। कहां लगाएंगे सर, उसी जगह लगाएंगे जहां से गायब किया था, सबसे स्टार्टिंग से उठा लिया था, सबसे लास्ट में स्टार्टिंग में ही लगा दीजिए। सेंटेंस के शुरुआत में, वाई आर द चिल्ड्रन, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, और फिर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा, अवश्य। अगर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि ग्रामेटिकली एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक है, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 स्टेप हैं। 3 स्टेप वही हैं जो आपने ऑक्सिलरी वर्ब वाले यस नो वाले क्वेश्चन में सीखे थे। उनसे पहले बस एक स्टेप ऊपर जुड़ेगा, एक स्टेप उसी का भाई नीचे जुड़ेगा। पहले स्टेप में क्या करना है, WH वर्ड को गायब कर दीजिए, ठीक है, WH वर्ड को गायब कर दीजिए। हु आर यू टॉकिंग टू,
तो हु को गायब कर दीजिए, आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। उसका फिर एसर्टिव बना लीजिए, यू आर टॉकिंग टू, ठीक है। उसके बाद फिर उसका पैसिव बना दीजिए, whom आर यू टॉकिंग विद, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों वही सारा सीक्वेंस चलेगा कि पहले आपको क्या करना है, WH वर्ड को गायब कर दीजिए, एक आपको ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। उस ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, उसका पैसिव बनाइए, पैसिव बनाने के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में ले आइए, वो वापस क्वेश्चन बन जाएगा पैसिव का क्वेश्चन, ठीक है। और पैसिव का क्वेश्चन बनने के बाद में अब जो आपने गायब किया था उसको वापस लगा दीजिए, WH वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप WH वर्ड का दोस्तों पैसिव फॉर्म करते हैं। ये प्रक्रिया उन बच्चों के लिए है जिन्हें पैसिव बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि सर हमसे नहीं बन पाता है। वो इस पॉलिसी को अगर याद कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहला ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। बशर्ते एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला स्टेप कि आपको सिंपल सेंटेंस का पैसिव बनाना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का पैसिव अगर आपको नहीं बनाना आता है दोस्तों, एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो है वॉइस #01, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने यही सिखाया है कि सिंपल सेंटेंस को आप कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये दो स्टेप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के दोनों स्टेप, नीचे के दोनों स्टेप क्या हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप बस स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। ये वाला जो दोस्तों स्टेप है ये क्रक्स है, इसका जिस्ट है, ये अगर नहीं आता है तो दोस्तों फिर दिक्कत है। इसको अगर जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि सर सिंपल सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो प्लीज़ वॉइस की फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए। एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी WH वर्ड वाला, उनका पैसिव फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, एक एग्जाम्पल और लेंगे इसके लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अक्सर इंटेरोगेटिव का मतलब SSC के एग्जाम में इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आ जाता है। सपोज अगर एग्जामिनर ने 5 आपको एक्टिव पैसिव के दिए हैं तो उनमें से एक तो जरूर इंटेरोगेटिव से फंसेगा ही फंसेगा, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसको छोड़ करके जाना दोस्तों मतलब टोटली सुसाइडल है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर आप इंटेरोगेटिव का पैसिव तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाउ डिड, अब एक पास्ट का ले लेते हैं, हाउ डिड ही सॉल्व द सम, ठीक है। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, उसने प्रश्न कैसे हल किया, ठीक है, पास्ट का है। अब दोस्तों देखिएगा पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप WH वर्ड को गायब कर दीजिए, हाउ। हालांकि इसमें H पहले आता है, W बाद में आता है, लेकिन इसे भी WH वर्ड की कैटेगरी में ही रखा गया है, ठीक है। तो WH वर्ड को गायब कर दीजिए, क्या बचेगा, डिड ही सॉल्व द सम, क्या उसने सवाल हल किया, ठीक है। अभी ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन बन गया दोस्तों। दूसरा स्टेप, ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में बदल दीजिए, क्या उसने सवाल हल किया, उसने सवाल हल किया, ही सॉल्व्ड द सम, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बन गया सर। अब तीसरा स्टेप 1 2 3, पैसिव बना दीजिए सर इसका, द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया सर। चौथा स्टेप पैसिव बन गया सर। अब पैसिव को वापस ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चन में ले आइए। ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे सर, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम, क्या सवाल उसके द्वारा हल किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन बन गया है सर, लेकिन हम कहां से शुरू किए थे, WH वर्ड वाला क्वेश्चन था सर, तो इसको WH वर्ड वाले में बना दीजिए। अब क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में जो काम हमने पहले स्टेप में किया था उसका रिवर्स, हमने पहले स्टेप में WH वर्ड को गायब किया था, अब उसे वापस उसकी जगह पर लगा देंगे। उसकी जगह कहां थी, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में लगा दीजिए, हाउ
was the sum solved by him। सवाल उसके द्वारा कैसे हल किया गया था, हाउ वॉज द सम सॉल्व्ड बाई हिम। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप पैसिव कन्वर्ट करते हैं WH वर्ड का। अगर आपको एग्जाम में दोस्तों ऑप्शंस को देख करके कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, तो आप दोस्तों एक बार इस फॉर्मूले से चल करके देखिएगा, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर ऑप्शंस में आपको हाउ वाज द सम, हाउ डिड द सम इस तरीके से मिलते जुलते मिले और एक या दो वर्ड का ही सारे ऑप्शंस में डिफरेंस है, तो फिर ये वाला जो 5 स्टेप वाला प्रोसेस है इसे कर लीजिए। इससे 101% गारंटी है कि आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, एक भी वर्ड इधर से उधर मिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर हर चीज नपी तुली चल रही है, इसके बाद में ये आना है, इसके बाद में ये आना है, इसके बाद में ये आना है। हाँ, आप ऊपर से नीचे एक लाइन में लिखते समय अगर गड़बड़ कर जाएंगे तो दोस्तों देखो मैं उसमें तो फिर ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना भगवान कुछ कर सकता है। आपको अगर सिंपल इस सेंटेंस, भाई सबसे पहले क्या करना है, आपने WH वर्ड को गायब कर दिया, बाकी जो चीज़ है उसको एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद में उसे सर सिंपल सेंटेंस में बना लीजिए, सिंपल सेंटेंस का फिर पैसिव बना लीजिए, पैसिव के बाद में उसका वापस क्वेश्चन बनाना है, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके स्टार्टिंग में रख दिया। इसके बाद में सर जो चीज़ गायब की थी उसे स्टार्टिंग में वापस चिपका दीजिए और आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो WH वर्ड वाले पार्ट हैं उनका पैसिव फॉर्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात दोस्तों बिल्कुल आपको अब तक क्लियर रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने जैसे WH वर्ड वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं इनका पैसिव बना लिया है, तो इसके बाद में कुछ और स्पेशल केसेस होते हैं, उनको किस तरीके से आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कई बार दोस्तों हमें इस तरीके के सेंटेंस मिलते हैं जहां पर कि क्या होता है, आपका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो गायब होता है, मतलब काम किस चीज के ऊपर हुआ है। भाई सारी कहानी तो यही चल रही है ना कि भाई एक व्यक्ति तो काम करने वाला है, एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट ऐसी जिसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें हैं सेंटेंस में। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा हो जाए कि जी एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही गायब है, इंटेरोगेटिव में तो क्या हो रहा था कि काम करने वाला या काम करने का कारण ये पता नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए कि जी काम हुआ है, किसने किया है ये भी पता है, लेकिन किस चीज के ऊपर हुआ है ये पता नहीं है, तो फिर उसका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, उसे समझते हैं, आइए। इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं जैसे व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है, व्हाट डज शी ईट। ठीक है, कि वो क्या खाती है। तो अब यहां पर दोस्तों देखिए, खाने वाला पता है, ये भी पता है क्या काम हुआ है, भाई खाने का काम हुआ है, क्या खाया है ये पता नहीं है, ये सवाल है। तो इसको कहते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट ही नदारद है, तो उस सेंटेंस का पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा। इसका क्या करते हैं आप, व्हाट इज ईटन बाई हर। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बहुत आपको गोल्डन रूल बता रहा हूं, ये मत कंफ्यूज कर जाना कि सर नरेशन में क्या हुआ था और पैसिव में क्या हो रहा है। नरेशन में आप क्वेश्चन खत्म करके नॉर्मल बना देते थे, आंसर आपका नॉर्मल सेंटेंस रहता था, टेंस बदल जाता था। वॉइस चेंज करते समय ना तो टेंस बदलेगा ना क्वेश्चन बदलेगा। सवाल में अगर एक्टिव है, सॉरी एक्टिव में अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो पैसिव में भी सवाल ही रहेगा। क्वेश्चन अगर जिस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो पैसिव भी सिंपल प्रेजेंट का ही रहेगा। ठीक है, टेंस दोस्तों चेंज नहीं होता है, टेंस केवल कहां चेंज हो रहे थे, वहां चेंज हो रहे थे नरेशन में। ठीक है, पैसिव फॉर्म करते समय ये चीजें नहीं अप्लाई होंगी। ठीक है,
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी रहेगा, ठीक है। वहां पर सारी चीजें चेंज हो रही थी, ना एक्सक्लेमेटरी रुकेगा, ना इंटेरोगेटिव रुकेगा, ना इंपेरेटिव रुकेगा, सारे के सारे चेंज हो जाते थे नरेशन में। वॉइस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है, तो इसका पैसिव भी दोस्तों क्वेश्चन ही रहेगा, व्हाट इज ईटन बाई हर, क्या उसके द्वारा खाया जाता है, ठीक है। व्हाट हैज ही डन, ये उसने क्या कर दिया, व्हाट हैज ही डन, उसने क्या कर दिया, व्हाट हैज बीन डन बाई हिम। इतनी बात जरूर दोस्तों ध्यान रखनी है कि वर्ब हमेशा V3 का ही इस्तेमाल होगा। व्हाट हैज ही डन, उसने क्या कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव व्हाट हैज बीन डन बाई हिम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से दोस्तों आप वो सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट है उनका पैसिव बनाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, कितना दूध तुम पी चुके हो, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। तो इसका पैसिव बन जाएगा दोस्तों हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाई यू, ठीक है, हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाई यू। इस तरीके से दोस्तों आप इनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगली कैटेगरी देखते हैं दोस्तों, वो सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव की ही आज सारी बात चलेगी, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में वाले सेंटेंसेस जो कि डब्ल्यू हु से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु टॉट यू इंग्लिश। अब दोस्तों देखिए कि ये जो सेंटेंस है इसमें दो खासियत हैं। एक तो ये हु से स्टार्ट हो रहा है, सर इतनी बड़ी खास बात नहीं है, WH वर्ड है, आज सारी बात WH वर्ड की चल रही है, क्वेश्चंस की चल रही है। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज समझनी है, ये और ये दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क दोस्तों आज मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं, इससे पहले भी 2 क्लासेस में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक बार प्रीपोजिशंस में कर चुके हैं, एक बार हम नरेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं एक बार फिर से जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ में उनके लिए बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो निर्जीव चीज होती है सेंटेंस में, ठीक है। भाई कुछ भी काम हुआ है तो उसमें हो सकता है कि उसका असर किसी व्यक्ति के ऊपर भी पड़ा हो, किसी निर्जीव चीज के ऊपर पड़ा हो। तो जो निर्जीव चीज सेंटेंस में मिल रही है आपको, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जो भी है, मैंने ये पेन गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया, ठीक है, पेन निर्जीव चीज है, ठीक है। या ये पेन मैंने आपको दे दिया, आपको, ठीक है। तो करने वाला मैं, आपको दिया, क्या दिया, पेन दिया। तो पेन निर्जीव चीज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको दिया तो आप, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग पर्सन है, ठीक है, जिंदा है, तो आप क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग चीज है वो कहलाती है दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग थिंग है उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज का फर्क दोस्तों पहचान करके रखिएगा, इंग्लिश में कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट है, जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस की, हु टॉट यू इंग्लिश। आपको अगर ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए एक्टिव में जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो उसको दोस्तों 2 तरीके से पैसिव बना सकते हैं। एक बार जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, इसको सब्जेक्ट बना करके चलेंगे तो पैसिव भी बन सकता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना करके चलेंगे तो भी पैसिव बन सकता है। दोनों तरीके का अभी सीख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसका आप पैसिव किस तरीके से फॉर्म करते हैं। 2 तरीके हैं इसका पैसिव फॉर्म करने के। किसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई, हु टॉट यू इंग्लिश, किसने तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान दिया या किसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पहला तरीका जो है, बाई whom were you taught English, by whom were you taught English। तो
हु की जगह दोस्तों आप बाई हुम का इस्तेमाल कर लेते हैं पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, कि किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई गई, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है कि अब दोस्तों यहां पर आप अगर ये इस्तेमाल कर लें कि हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप दो प्रकार से बना सकते हैं, बाई हुम किसके द्वारा तुम्हें अंग्रेजी सिखाई गई, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये नॉर्मल यूसेज जो कॉमन इंग्लिश यूसेज है उसमें कम ही इस्तेमाल होता है, ऊपर वाले को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। हालांकि ये दोनों ही बिल्कुल ही करेक्ट हैं ग्रामेटिकली, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश और हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई, ठीक है। अक्सर दोस्तों ये वाला सेंटेंस बनाते समय लोग लास्ट में बाई प्रीपोजिशन को भूल जाते हैं, अगर आपने बाई नहीं लगाया तो दोस्तों ये टोटली गलत है, ये सारा का सारा पैसिव जो है दोस्तों उस बाई के ऊपर ही टिका हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कहानी हो गई दोस्तों उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो हु से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हु के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बाई हुम से आप बना सकते हो, और अगर हु से बना रहे हो तो बाई का प्रयोग जरूर करना है लास्ट में, ठीक है। बाई अगर स्टार्टिंग में आता है तो फिर हुम का इस्तेमाल होगा, बाई हुम, ठीक है। अगर आप हुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाई, वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट यूसेज, और इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि मैंने आपसे पहली क्लास में डिस्कस किया था कि 99% केसेस में जब आप पैसिव बनाते हैं दोस्तों तो आप बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। 1% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि बाई का प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग किसका करेंगे आप? कोई और प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, विद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूं, आज आप सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सप्लाई विद, ठीक है, सप्लाई वर्ब है, इसके साथ में आप विद प्रीपोजिशन लेते हैं। सरप्राइज एट, ठीक है, आश्चर्यचकित, किसी चीज पर आश्चर्यचकित होते हैं ना, आई वॉज सरप्राइज्ड एट। जैसे दिस सरप्राइज्ड मी, कोई चीज हुई, दिस सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाई दिस नहीं कहोगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस, ठीक है, सरप्राइज एट होता है, ठीक है। इसी तरीके से सिंपैथाइज विद, आपने किसी से कहा वी सिंपैथाइज विद यू, ठीक है, कि हम तुमसे सहानुभूति रखते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से प्रोवाइड विद, किसी को कोई चीज मुहैया करवाना, तो उसके साथ में प्रोवाइड विद लगेगा, और जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो वहां पर भी बाई का इस्तेमाल नहीं होगा, विद का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सबके अभी हम एक एक सेंटेंस डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड बाई नहीं कहोगे, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है। इसी तरीके से कंपेयर विद या कंपेयर टू, आई एम कंपेयरिंग दिस कार विद दैट, आई एम कंपेयरिंग हिज परफॉर्मेंस टू हर, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को किसी दूसरे के साथ में। तो इस तरीके से कंपेयर के साथ में तो आप विद का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रीफर, प्रीफर के साथ में भी आप दोस्तों टू का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आपके पास दोस्तों थोड़ी सी ये जानकारी रहनी चाहिए कि वो ये ज़्यादा नहीं है, 10 15 20 वर्ब्स हैं जिनके साथ में आप बाई का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी दूसरी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में एक सेंटेंस अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे बात करते हैं, राकेश नोज मी, राकेश मुझे जानता है, ठीक है। सर पैसिव बना दीजिए, छोटा सा है 3 शब्द का, आई एम नोन बाई राकेश, नहीं, गलत, आई एम नोन टू राकेश, आई एम नोन टू, ठीक है, नोन टू लगता है, नोन बाई नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें, जैसे समवन डिस्प्लीज्ड हर, समवन डिस्प्लीज्ड, किसी ने उसे नाराज कर दिया,
समवन डिस्प्लीज्ड हर, किसी ने उसको नाराज कर दिया, तो क्या बनेगा? शी वॉज डिस्प्लीज्ड विद। समवन लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर आप ओमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने नाराज किया होगा, सब्जेक्ट हमारा यही है। अगर यहां पर ये होता कि दिनेश डिस्प्लीज्ड हर, दिनेश ने उसे नाराज किया है, तो फिर दिनेश का नाम लिखना जरूरी था। लेकिन समवन है कोई, किसी ने, तो ये भी जाहिर सी बात है पैसिव में भी यही पता चल रहा है कि भाई उसको किसी ना किसी ने तो नाराज किया होगा। शी वॉज डिस्प्लीज्ड विद लगाना जरूरी है, बाई नहीं लगाओगे दोस्तों। शी वॉज डिस्प्लीज्ड बाई गलत हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड विद, किसी से नाराज होते हो ना, डिस्प्लीज विद, ठीक है। इसी तरीके से डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड विद, डिससेटिस्फाइड बाई नहीं कहते हैं, डिससेटिस्फाइड विद। तो इस तरीके से ये वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए कि इनके साथ में स्पेशल आपको यही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, भाई किसी बच्चे का सपोज रिजल्ट आया और उसको देख करके मास्टर जी बिल्कुल हैरान रह गए। हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, ठीक है, बाई हर रिजल्ट नहीं, एट हर रिजल्ट, ठीक है। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, इस तरीके से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक कुछ सेंटेंसेस दोस्तों ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्या मिलता है कि एक सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, एक ऐसा शब्द जो सेंटेंस का मतलब पूरा कर रहा है, उसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है। जैसे देखिएगा ध्यान से, दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम, अगर मैं ये सेंटेंस कहूं उन्होंने उसे चुना, तो ये अपने आप में भी दोस्तों वैसे देखिए पूरा है। ही वॉज इलेक्टेड बाई देम, ठीक है। अगर इसमें ये चीज जोड़ दी जाए, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि उन्होंने उसे क्या चुन लिया, प्रधानमंत्री चुन लिया या राष्ट्रपति चुन लिया या सचिव चुन लिया, कुछ भी, मॉनिटर, बच्चों ने अपनी क्लास का मॉनिटर चुन लिया। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसे अपना सचिव चुन लिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब दोस्तों अगर इस तरीके का आपको सेंटेंस मिल जाए तो इसका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसे क्या चुना, सचिव चुना। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। अब आपके में से कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि जी दो ऑब्जेक्ट वाला है, एक लिविंग थिंग है एक नॉन लिविंग थिंग है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। दो ऑब्जेक्ट वाला वो होता है जहां पर दोनों चीजों पर बराबर जोर पड़ रहा है, दोनों चीजों की बराबर इंपॉर्टेंस है। यहां पर दोनों चीजों की बराबर इंपॉर्टेंस नहीं है। ये ध्यान दीजिए, ये क्या हो क्या रहा है, यहां पर काम क्या हो रहा है, चुनने का। इस आदमी को चुना गया है, इसको चुनने के बाद में एक पोस्ट दी गई है। आप खुद सोच करके देखिए, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, उसे सेक्रेटरी चुना गया। हम क्या इस तरीके से कह सकते हैं सेक्रेटरी वॉज इलेक्टेड बाई हिम या टू हिम? गलत, हो ही नहीं सकता। ही, इसको असर जो है, वर्ब का असर जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, केवल इसके ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ये तो केवल एक पोस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये शब्द केवल एक अर्थ पूरा कर रहा है। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना, यहां तक भी अगर सेंटेंस होता तो भी ठीक था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही ये होता है कि वो कुछ एडिशनल जानकारी दे रहा है बस आपको, ठीक है। तो वो एडिशनल जानकारी एक्टिव में भी पीछे थी, पैसिव में भी पीछे रहेगी, उसे आप आगे नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। आगे पहुंचाओगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। ऐसे सेंटेंसेस में जो कि कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं, वहां पर क्या कैसे बनेगा कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में लाइए। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने चुना, तो ये भी जाहिर सी बात है, इसलिए इसको पैसिव में आप एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उसे गायब कर सकते हैं। लिखना चाहें तो गलत नहीं है, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाई देम लिख दीजिए, कोई बात नहीं।
लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि सेक्रेटरी पीछे ही आएगा, सेक्रेटरी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों आपका एक और टाइप जहां पर आप स्पेशल यूसेज करते हैं। आइए बात करते हैं एक और टाइप का कि जहां पर आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव की दोस्तों हमने चर्चा इंपेरेटिव वाले में भी की थी, आज इंटेरोगेटिव में भी बात करते हैं। इन्फिनेटिव वो वर्ब फॉर्म है जहां पर आप टू प्लस डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब इसका इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, कि आप इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस का पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। जैसे दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। सर आपने तो कहा इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, तो यहां पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, टू का तो नजर ही नहीं आ रहा सर। ये दोस्तों बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, याद कीजिए जब हम वर्ब्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो इन्फिनेटिव वाली क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। इन्फिनेटिव आपको दो तरह के मिलते हैं, एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव यानी कि नंगा इन्फिनेटिव, जहां पर कि टू का इस्तेमाल नहीं है, हालांकि वो काम इन्फिनेटिव का ही कर रहा है। दे मेड मी लाफ, दे मेड अस लाफ, दे मेड हिम लाफ। चाहे आप सब्जेक्ट एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 15 ले रहे हो, कितने भी ले लो, ये जो वर्ब है लाफ, ये लाफ ही रहेगी, लाफ्स नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है सर, ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में भी कौन सा वाला, इन्फिनेटिव है सर। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, दे मेड मी टू डांस, अगर टू लगा देते तो फिर वो दोस्तों कौन सा इन्फिनेटिव हो जाता, टू इन्फिनेटिव हो जाता। अगर आपने टू नहीं लगाया तब भी ये इन्फिनेटिव है। तो अगर आपको दोस्तों सेंटेंस में इन्फिनेटिव मिल रहा है तो उसका फिर पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम इस वाले एग्जाम्पल में सीख लेते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसको भी स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो या फिर डायरेक्टली बना सकते हैं। डायरेक्टली बनाना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, आई was made to laugh। ठीक है, और जो एक्चुअल सब्जेक्ट है इसको आप गायब कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है कि उन्हीं के द्वारा मुझे हंसाया गया था, उन्होंने मुझे हंसाया, मुझे हंसाया गया। ठीक है, आई वॉज मेड टू लाफ। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे बेयर इन्फिनेटिव हो चाहे टू इन्फिनेटिव हो, जब पैसिव बनेगा तो हमेशा टू का इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, और ये दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर यहां पर तो सर V3 का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अरे भैया हो तो गया। ठीक है, मेक मेड मेड, तो V3 का इस्तेमाल हो गया है, आई वॉज मेड। ठीक है, मुझे मजबूर किया गया हंसने पर या मुझे हंसाया गया, आई वॉज मेड टू लाफ। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप इन्फिनेटिव का पैसिव बनाते हैं। जैसे और आप कह सकते हो विनय मेड हर वीप, हंसने का कर लिया एक एग्जाम्पल, जैसे विनय मेड हर वीप, विनय ने उसको रुला दिया। ठीक है, शी वाज मेड टू वीप। अब दोस्तों यहां पर क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, कोई पर्टिकुलर आदमी है जो जिसने ये गलती करी है, तो उसका नाम लिख दीजिए, बाई विनय। ठीक है, जहां पर पीपल या कंट्रीमैन या दे या अस जैसी कॉमन प्रोनाउन या कॉमन नाउन हो ना, तो वहां पर आप एक बार को छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन अगर कहीं पर है, किसी पर्टिकुलर बंदे ने वो काम किया है, तो उसका नाम तो लिख दीजिए, शी वॉज मेड टू वीप बाई विनय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्फिनेटिव वाले का दोस्तों पैसिव बना देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए, तो दोस्तों यहां पर हमारी कहानी खत्म होती है इंटेरोगेटिव्स की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने की, और कुछ हमने स्पेशल टाइप्स भी अब हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कहानी दोस्तों वॉइस की जो थी, एक्टिव पैसिव, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी को केवल अपने तक मत रखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसको साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चेन दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की जो ये श्रृंखला होती है दोस्तों, ये रुकनी नहीं चाहिए। कहा गया है कि
पानी के साथ साथ ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए, वो निरंतर बहते रहना चाहिए। बहता रहेगा तो ताज़ा होता रहेगा। आप ये चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं, वो किसी और के साथ शेयर करते हैं, ज्ञान की जो श्रृंखला है ये चलती रहनी चाहिए। और भरसक प्रयास हम भी करेंगे कि हर बच्चे तक जो है इंग्लिश ग्रामर की जानकारी मुहैया करवाई जा सके। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, क्लास एंड करने से पहले एक बार जो जीएस का क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा। तस्वीर आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली 14 जुलाई 2022 को I2U2 जो समिट है, मैं एक बार इसको लिख भी देता हूं, I2U2, ये समिट अभी फर्स्ट टाइम दोस्तों ऑर्गेनाइज की गई है। ये नया ग्रुप बना है 4 देशों का, ठीक है। उन 4 देशों के ग्रुप ने 14 जुलाई को वर्चुअल समिट करी थी। मतलब चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द नेशंस हैं, वो वर्चुअली ओवर द इंटरनेट मिले थे, ठीक है। आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा देश है जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, I2U2 ग्रुप का मेंबर नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने थे, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम I2U2 ग्रुप का दोस्तों मेंबर नहीं है। मैं आपको बता दूं इस ग्रुप में कौन कौन से देश हैं। इस ग्रुप में सबसे पहला देश है दोस्तों इंडिया, दूसरा देश है इजराइल, तीसरा देश है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और चौथा देश है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इन 4 देशों का जो ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है I2। इंडिया, आई से इजराइल, यू से यूएसए, यू से यूएई, I2U2 इसका इसीलिए नाम पड़ा है दोस्तों। और ये 2022 में अभी 14 जुलाई को इसका पहला सम्मेलन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए थे, और बाकी 3 देशों के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए थे। और दोस्तों, इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें एक ये घोषणा भी हुई है कि इन चारों देशों ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि ये एक फूड पार्क बनाएंगे, ठीक है। फूड पार्क बनाया जाएगा, $2 बिलियन का कंट्रीब्यूशन ये चारों देश डालेंगे और एक फूड पार्क बनाएंगे, जिस फूड पार्क का उद्देश्य क्या होगा, वर्ल्ड में इस समय रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो फूड की शॉर्टेज चल रही है, उस शॉर्टेज को कुछ हद तक पूरा किया जा सके, उसके लिए एक फूड पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। और वो फूड पार्क $2 बिलियन $2 बिलियन की तकरीबन उसकी लागत आएगी। तो ये जो लागत है इसको ये चारों देश ही मिलकर के वहन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये फूड पार्क दोस्तों कौन से देश में बनाया जाने वाला है, और खुशी की बात है कि ये हमारे प्यारे भारतवर्ष में बनेगा। ये फूड पार्क जो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये दोस्तों हमारे देश को मिला है कि ये फूड पार्क इंडिया में ही एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन ना मिले कि यूनाइटेड कौन सा देश इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये मिल जाए कि I2U2 ग्रुप ने किस देश में फूड पार्क बनाने की घोषणा करी है। तो उसका सही जवाब है दोस्तों इंडिया, ठीक है। अलग अलग राज्यों से मतलब ज़मीनें इकट्ठी करके वहाँ पर फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में आपसे सबसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छा टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।